Hi everyone, this is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcoming all of you to our Plant Kingdom का बगीचा। हम इस बगीचे में काफ़ी टाइम से टहल रहे हैं। बहुत सारे प्लांट किंगडम के हमने क्लासेस कर लिए, एल्गी कर लिया, हमने ब्रायोफाइट्स कर लिया, टेरिडोफाइट्स कर लिया। तो आज इस बगीचे में हम बहुत इजी ब्रीजी तरीके से इस प्लांट किंगडम की वॉक को करेंगे ख़त्म, और उसी के लिए मैं आई हूं आपके लिए लेकर आज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का लेक्चर। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स भाई भाई हैं, तभी तो इनके नेम भी इतने मिलते हैं। तो आज हम बहुत इजी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को ठिकाने लगाएंगे ताकि हम एक और बगीचे में एंटर कर सकें, जो कि किसका है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें हम आगे जाकर एक फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर्स को बहुत पास से देखेंगे। और मॉर्फोलॉजी जो इससे अगला चैप्टर है वो मेरा बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि वो बाकी सबको पसंद नहीं है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट टू लर्न। और बेटा जो चीज़ लर्न करने की होती है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करती है। तो जब मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर किया तो उसके बाद मैं अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही एक्साइटेड होने लग गई। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जा रही होती, जो डायग्राम मैंने अपनी बुक में देखा वो मुझे अपने आसपास नजर आया। तो इसीलिए अगर आप मॉर्फोलॉजी को कनेक्ट करोगे सो इट वुड बिकम सुपर सुपर इजी। तो ये तो था हमारे अगले चैप्टर का छोटा सा ट्रेलर कि मॉर्फोलॉजी शुरू करने वाले हैं अगले लेक्चर में। इसी सैटरडे को आपके पास मॉर्फोलॉजी का लेक्चर आएगा। आई विल ट्राई टू बी वेरी फास्ट विद दिस सिलेबस ताकि हम जल्दी जल्दी कवर करते जाएं। आई होप आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो बेटा। तो आज हम लाए हैं प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर, जिसमें बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। और आई एम प्रिटी 100% श्योर कि ये वाला प्लांट तो हम सबने देखा है। मैंने तो बहुत जगह देखा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी अपने कजन्स के साथ किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाती थी या बहुत अच्छे से पार्क में जाती थी, तो उसके सेंटर में एकदम मुझे ये पौधा नजर आता था। एंड वी वर वेरी नॉटी भाई, शरारत तो हमारे सर पे रखी हुई है। तो हम लोग इसका एक एक ऐसे कांटा सा निकाल के, लीव्स होती हैं बेटा निडल लाइक लीव्स, उसको निकाल के एक दूसरे को ऐसे पिंच किया करते थे और बड़े मजे आते थे। बाद में डांट भी बहुत पड़ती थी, लेकिन इस प्लांट के साथ मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज कनेक्टेड हैं। अभी मेरे कजन्स भी वीडियो देख रहे होंगे तो दे वुड बी लाइक, ओ नॉस्टैल्जिया हो रहा है, कितने मजे किया करते थे। तो इसीलिए मुझे कभी भी किसी भी प्लांट किंगडम के मेंबर को पढ़ना या मॉर्फोलॉजी को पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को टास्क समझ के करते हैं बेटा, तो वो हमें और मुश्किल लगता जाता है। जिस दिन आप अपने काम को टास्क नहीं समझ के थोड़ा इंजॉय करने की कोशिश करोगे कि यस दिस इज व्हाट वी वांट, या फिर जो हमें चाहिए ये उसी का ही रास्ता है, तो वो काम आपको आसान लगने लगेगा और बहुत लेथार्जिक नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैम तो बहुत लेक्चर दे रही हैं। हाँ यार, लेक्चर देने का मन कर रहा है, क्योंकि आप लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। तो इसीलिए जल्दी ही मैं ऐसे 5 मिनट्स वाली वीडियो और कुछ कुछ शॉर्ट्स जो कि आपको हेल्प करें पढ़ने के लिए, थोड़ा आपको मोटिवेट करें, या फिर ये बताएं कि इस एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई विल बी अ लिटिल मोर एक्टिव विद यू, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अपने एग्जाम्स में एकदम अकेले हैं। सो आई विल बी विद यू एवरीवन, ठीक है? बस मुझे 1 मिनट दो। मुझे लग रहा है कि आपकी स्क्रीन पर थोड़ी सी लाइट आ रही है। लेट मी एडजस्ट दैट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड वी विल स्टार्ट इट ऑफ। हाँ जी बच्चा पार्टी तो बिल्कुल सही है। अपन लोग काफ़ी बात हमने बेसिक कर ली है। आई वॉज मिसिंग ऑल ऑफ यू, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज नॉट वेल एंड समथिंग और समथिंग, बट नाउ इट्स योर एग्जाम सीजन एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑल थ्रू आउट, कि हम लोग कॉमेंट्स पर भी बहुत बातें करें और कुछ कुछ लाइव सेशंस भी प्लान करें। तो डेफिनेटली आई वुड बी नीडिंग योर फीडबैक्स कि आपको कौन सा चैप्टर वीक लगता है, वेयर कैन आई हेल्प यू मोर, वेयर कैन वी गो अ लिटिल बियॉन्ड, और आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी पड़ेगी ताकि मैं रेसिप्रोकेट अच्छे से कर पाऊँ। तो चलो इसके साथ बिना किसी डीले के एग्जाम का सोचते हुए शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? पहले जिम्नोस्पर्म से, उसके बाद जाएंगे एंजियोस्पर्म्स पर। दो आई विल टेल यू द बेसिक्स फॉर बोथ कि भाई ये है क्या, वाई आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो जिम्नोस्पर्म में मैंने अपना फेवरेट चाइल्डहुड प्लांट बनाया है, ठीक है? तो अगर आपकी भी कोई मेमोरीज हो किसी प्लांट के साथ, सो डू लेट मी नो, क्योंकि अपन लोग बचपन में बहुत फिजिटी होते हैं। आप लोग तो अभी भी होगे, मेरे को पता है ना?
तो चलो जिम्नोस्पर्म्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के साथ स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि एक मेंबर को तो आप जानते हो जिस प्लांट की मैंने बात की, क्योंकि वी शुड नो हाउ अ जिम्नोस्पर्म लुक्स लाइक, कि अगर मैं जिम्नोस्पर्म बोल रही हूँ तो मैं अपने दिमाग में किस चीज़ की इमेज बनाती हूँ। तो बेटा ये जो जिम्नोस्पर्म है जिसकी मैंने बात की, जो डेकोरेटिव पर्पसेस, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, इसका नाम है साइकस। क्या है इसका नाम बेटा? इसका नाम है साइकस। और ये जिसमें आपको कोन नजर आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो बेटा, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ऐसे रोड साइड पर कुछ कुछ कोन्स मिलते हैं, और यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग वो कोन्स लेकर आते हैं, उनको पेंट करते हैं और उसको डेकोरेटिव पर्पसेस की हिसाब से अपने घर में सजाते वजाते भी हैं। तो बेटा ये जो प्लांट है इसका नाम क्या है? पाइनस। इसका क्या नाम है? पाइनस। तो समझो कि ये जो साइकस और पाइनस हैं ये मेरे जिम्नोस्पर्म के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं, मतलब ये मेरे जिम्नोस्पर्म्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइकस जी और ये पाइनस जी ये काफी ज्यादा सिमिलर हैं बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं, बट उसके साथ साथ ये दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी अलग भी हैं, एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। अब आप बोलोगे मैम ये आखिरी चीज क्या है? बेटा इस प्लांट का नाम है गिंकगो बायलोबा। ये नाम पता नहीं मेरे बच्चों को क्यों पसंद आता है, उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है और बड़ा प्यारा सा नाम है भाई, जैसे किसी का निकनेम होता है। इसका नाम क्या है? गिंकगो बायलोबा। अब गिंकगो तो सही है, बायलोबा का क्या मतलब बेटा? अगर आप इसकी लीफ देखोगे बच्चा पार्टी, तो आप लोग देखोगे कि इसकी लीफ ना आगे जाकर दो में डिवाइडेड है, सारी के सारी लीफ आगे जाके दो लोब्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? गिंकगो बायलोबा। तो अपन ने स्टार्टिंग में ही अपने जिम्नोस्पर्म के 3 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, और एग्जाम्पल्स बीच बीच में पढ़ते जाएंगे, तो that would be absorbed. I hope you are making notes side by side, okay? First is what everyone, it is Cycas, second is Pinus and third is what? It is Ginkgo biloba. चलिए आगे चलते हैं ताकि हम अपने जिम्नोस्पर्म्स को जान पाएं। अब देखो ये मेरा साइकस और पाइनस जी है, तो इन्होंने हमें कुछ डिफरेंस दिया कि मेरे साइकस और पाइनस अलग कैसे हैं। तो अगर आप साइकस को बहुत ध्यान से देखो तो बेटा ये जो नजर आ रही है ना, ये मेरी स्टेम है। आपको स्टेम के अंदर कोई ब्रांचिंग नजर आई? नहीं, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है स्टेम के अंदर। साइकस के अंदर पहला डिफरेंस, माय स्टेम इज अनब्रांच्ड, और पाइनस के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नजर आ रही है। मेरी स्टेम क्या है बेटा? ब्रांच्ड। तो अगर इधर मैं अपना सारा के सारा अकाउंट लिख रही हूं पाइनस का, 2-3 डिफरेंसेस लिख देते हैं, और इधर अगर मैं लिख रही हूं साइकस का, तो मुझे एक चीज पता चली कि साइकस के अंदर जो स्टेम है वो क्या है बेटा? अनब्रांच्ड स्टेम है। पहला डिफरेंस क्या लिखा? अनब्रांच्ड स्टेम। वहीं पाइनस के अंदर कैसी स्टेम है? पाइनस के अंदर जो मेरी स्टेम है वो है ब्रांच स्टेम। पहला डिफरेंस तो हम लोगों ने लिख लिया। अब दूसरा डिफरेंस देखिए। दूसरा डिफरेंस कुछ इस प्रकार है कि बेटा जो मेरा साइकस रहता है, जो मेरा साइकस रहता है वो क्या है बेटा? इट इज डायोशियस। मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स में भी डायोशियस मोनोइशियस बताया, तो मैंने क्या बोला? साइकस क्या है? डायोशियस। अब आप बोलोगे कि मैम डायोशियस क्या होता है, हमें नहीं पता। बेटा डायोशियस एक ऐसा प्लांट है जिसका जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग रहता है। मतलब this could be male plant of the cycas or female plant of the cycas, but pinus के केस में pinus is what everyone? Pinus is monoecious. Pinus is monoecious मतलब बेटा इसके अंदर एक ही सिंगल प्लांट रहेगा जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों मिलेंगे। समझ गए बेटा? डायोशियस मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग, मोनोइशियस मेल और फीमेल जो पार्ट्स है प्लांट के वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो मैं इसे ऐसे याद कर देती हूँ कि साइकस डायोशियस है CD, पाइनस मोनोइशियस है PM। CD और PM के हिसाब से आई रिमेंबर इट, क्योंकि बेटा कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे कुछ डिफरेंस लिख रहे होते हैं एंड दे राइट द डिफरेंस कंप्लीटली ऑपोजिट, मतलब सारे पॉइंट्स मक्खन बढ़िया से लिखे हैं लेकिन उल्टा लिखा है। भाई क्या करे एग्जामिनर, है ना? कैसे वो आपको पूरे मार्क्स दे जब आपने सब कुछ सही लिखा है बट आपने चीजों को फ्लिप कर दिया। इसीलिए बहुत ध्यान रखना, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आप कोड कर सकते हो ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। अब बच्चा पार्टी इसके अलावा इन दोनों के दोनों मेंबर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की रूट प्रेजेंट है। एक कॉमन टाइप का टैप रूट तो है ही, उसके अलावा एक स्पेसिफिक टाइप की रूट प्रेजेंट है। अगर साइकस की बात करूं बेटा
तो उस रूट का नाम है कोरेलॉइड रूट। उस रूट का क्या नाम है? कोरेलॉइड रूट। इस रूट की बात अभी मैं डिटेल में करूंगी, बट क्योंकि हम डिफरेंसेस लिख रहे थे तो आई थॉट मैं आपको 3 डिफरेंस इकट्ठे लिखवा देती हूं। वहीं पाइनस के अंदर रूट का एक मॉडिफिकेशन नजर आता है जिसको मैं बोलती हूं माइकोराइजा। क्या बोलती हूं? जिसको मैं माइकोराइजा। तो एक मैंने देखा कोरेलॉइड रूट साइकस में और माइकोराइजल एसोसिएशन देखा मैंने पाइनस में। बेटा ये माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हम इसी क्लास में समझेंगे, लेकिन इसी डिफरेंस के साथ साइकस पाइनस को जानने के साथ आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि अगर मेरा पाइनस है तो ये आपको एक ही प्लांट की पिक्चर नजर आ रही है। एक ही प्लांट के ऊपर मुझे फीमेल कोन भी नजर आया और मुझे मेल कोन भी नजर आया। इसका मतलब मेरा पाइनस क्या है? डायोशियस के मोनोइशियस। बेटा पाइनस क्या हो जाएगा? मोनोइशियस पीएम। और यहीं आप देखो बेटा साइकस की फोटो है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो दिस इज नॉट एक्चुअली वन पिक्चर बट दीज आर 2 पिक्चर्स पुट साइड बाय साइड। हम लोगों ने 2 पिक्चर साइड बाय साइड रखी। बेटा एक इसका मेल कौन है और एक इसका फीमेल कौन है। इसका मतलब मेल और फीमेल का प्लांट अलग अलग होना क्या होता है? इसे हम बोलते हैं डायोशियस। यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और हमारा पूरा के पूरा जिम्नोस्पर्म्स का क्लास इट इज मोस्टली अबाउट साइकस और पाइनस। हम साइकस और पाइनस की बहुत बहुत बात करते हैं। तो आई होप आपको मोनोइशियस डायोशियस समझ आया एंड आई हैव प्रूव्ड इट विद द डायग्राम कि देखो साइकस में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग है और पाइनस में एक ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जिम्नोस्पर्म से, जिससे पहले मैं इस वर्ड को तोड़ना चाहूंगी और साथ में एंजियोस्पर्म की भी बात करना चाहूंगी। भाई 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 हैं तो ऐसे अलग तो नहीं कर सकते ना एकदम। और देयर इज अ रीजन कि अपन एक ही लेक्चर में इन दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं बात कर रही हूं जिम्नोस्पर्म की और अगर मैं बात कर रही हूं उसके भाई की, भाई का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। तो हम इन दोनों को मिलाकर हायर प्लांट्स बोलते हैं। अब तक हमने इससे पहले वाली क्लासेस में क्या पढ़ा बेटा? इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने एल्गे पढ़ा। एल्गे के अलावा हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा और ब्रायोफाइट्स के बाद हमने लास्ट क्लास में टेरिडोफाइट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइट पढ़ा था। एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। बेटा इन तीनों को मैं लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में रखती हूं। किसकी कैटेगरी में रखती हूं? लोअर प्लांट्स। जबकि इन दोनों को मैं किसकी कैटेगरी में रखती हूं बेटा? इन दोनों को मैं हायर प्लांट्स की कैटेगरी में रखती हूं। अब इन दोनों में खास या फिर कॉमन क्या है? तो आप लोग बोलोगे कि मैम इनके नाम के अंदर मुझे कॉमन वर्ड नजर आ रहा है विच इज स्पर्म। बेटा अब स्पर्म तो एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आप बोलोगे बेटा, लेकिन वो हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, एनिमल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो बगीचे में घूम रहे हैं भाई। तो हमें प्लांट के हिसाब से अगर मैं स्पर्मा का मतलब देखूं, किसका मतलब देखूं बेटा? अगर मैं प्लांट के हिसाब से किसका मतलब देखूं? अगर मैं स्पर्मा वर्ड का मतलब देखूं तो स्पर्मा वर्ड का मतलब होता है सीड। तो ये जो मेरे दोनों के दोनों हायर प्लांट्स हैं दे आर एक्चुअली स्पर्मेटोफाइट्स। क्या है? स्पर्मेटोफाइट्स। मतलब ये मेरे पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर मुझे क्या बनता हुआ नजर आएगा बेटा? सीड बनता हुआ नजर आएगा। सीड बनता हुआ नजर आएगा। तो इनके अंदर कॉमन क्या हो गया कि इन दोनों के अंदर सीड बनेगा। अब देखो अगर मैं बात करूं हमारे जिम्नोस्पर्म की, पहले तो जिम्नोस्पर्म को उठाना है। किसकी बात करूं? जिम्नोस्पर्म की। तो मैंने बोला जिम्नो वर्ड को तोड़ो, स्पर्म वर्ड को तोड़ो। मैम हमें स्पर्मा का मतलब तो पता है, इसका मतलब क्या है? स्पर्म का मतलब यहां पर क्या है? सीड। बेटा जिम्नो का मतलब है नेकेड। जिम्नो का मतलब है नेकेड। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड तो बन रहा है बट द सीड इज नेकेड। नेकेड मतलब मेरा सीड कवर्ड नहीं है। नेकेड मतलब मेरा सीड कवर्ड नहीं है। अब अगर आप सोचो तो सीड का कवर कौन होता है? सीड का कवर होता है बेटा फ्रूट। कोई भी बीज, कोई भी सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। अगर सीड नेकेड है इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगी एक तरीके से, इसको अगर मैं और ट्रांसलेट करूं तो मैं इसको बोल दूंगी नेकेड ओव्यूल। क्या बोल दूं बेटा? नेकेड ओव्यूल। क्यों बेटा? क्योंकि जो ओव्यूल है वो ही तो आगे जाकर क्या बनाता है? सीड बनाता है ना। ओव्यूल ही तो आगे जाकर सीड बनाता है बेटा। तो जिम्नोस्पर्म्स की खास बात है कि सीड बना बट सीड नेकेड है। अब देखो अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो बेटा सीड क्या होता है दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ। बेटा सीड के सिर्फ 2 पार्ट्स रहते हैं। एक पार्ट का नाम है सीड कोट। सीड का कोट रहेगा बेटा, एक लेयर रहेगी। ये लो जी आपकी मैम ने क्या बना दिया है? सीड कोट बना दिया।
और सीड के अंदर मेरा नया प्लांट है बेटा, बेबी प्लांट, उस बेबी प्लांट को बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये मैंने अगर सीड कोट बनाया और सपोज करो कि मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, मैंने इसके अंदर आपका ये एक एम्ब्रियो बना दिया, तो सीड कोट और एम्ब्रियो मिला के क्या बनता है, सीड बनता है। अगर मैं बोलूं कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बट सीड के ऊपर कोट है क्या, नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट, क्या एब्सेंट है उल्टा बेटा, ओवरी वॉल इज एब्सेंट। क्या एब्सेंट है बेटा यहां पर, ओवरी की वॉल प्रेजेंट नहीं है। ऐसा मत बोल देना गलती से कि सीड कोट प्रेजेंट नहीं है, बेटा सीड कोट तो सीड का ही पार्ट है, बट यहां पर क्या है, जो सीड है जिसको फ्रूट के अंदर होना चाहिए वो फ्रूट के अंदर नहीं है। फ्रूट कहां से बनता है, ओवरी से बनता है। तो मैंने लिखा कि यहां पर ओवरी वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। क्या एब्सेंट रहती है बेटा, यहां पर मेरी ओवरी वॉल एब्सेंट रहती है एंड इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल। अब अगर अपन इतना समझ गए तो मैं इसके नीचे लिखूंगी बेटा कुछ 3 वर्ड्स, इसके नीचे मैं लिखूंगी कुछ 3 वर्ड्स, या फिर अपा चलते हैं बेटा अगले पेज पे, वहां पर लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने इतना सब नोट कर लिया है ना, इतना सब आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद ये चीज समझो बच्चों कि मैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए और 1 2 3 वर्ड्स यूज कर सकती हूँ। कितने वर्ड्स, और 3 वर्ड्स। पहले वर्ड का नाम है, आप मेरे को मतलब बताओगे, ट्रैकियोफाइटा। पहला वर्ड क्या है बेटा, ट्रैकियोफाइटा। दूसरा वर्ड है आर्कीगोनिएट, दूसरा वर्ड है आर्कीगोनिएट, और तीसरा वर्ड है बेटा एम्ब्रियोफाइटा। तीसरा वर्ड है एम्ब्रियोफाइटा। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि वर्ड्स को तोड़ो और उनका मतलब निकालो, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं पहला वर्ड देखूं, आप कहीं भी देखो बेटा, ये फाइटा का मतलब क्या होता है किसी भी जगह पे, मैम फाइटा का मतलब तो प्लांट होता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आगे अब मैं ट्रैकियोफाइट्स, आपने ट्रैकीड्स और वेसल्स सुने हैं। एक बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट भी किया था, जब मैं जाइलम फ्लोएम की बात करती हूँ तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। आई गो थ्रू योर कमेंट्स वेरी सिंसियरली एवरीवन, सो यू कैन एनी टाइम कनेक्ट मी ऑन द कमेंट्स। तो देखो बेटा, जब मैं ट्रैकीड्स या वेसल्स की बात करती हूँ तो वो मेरे वैस्क्यूलेचर का पार्ट है। वैस्क्यूलेचर मतलब मैं उन टिश्यूज की बात कर रही हूँ जो कि वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कराएंगे मेरे प्लांट के अंदर। तो आपको याद है कि टेरिडोफाइट्स मेरे पहले लैंड प्लांट्स थे और उनके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बन गया। तो टेरिडोफाइट्स ट्रैकियोफाइटा हैं, तो ये भी ट्रैकियोफाइटा हैं। क्यों बेटा, इसीलिए क्योंकि यहां पर भी जाइलम फ्लोएम इज प्रेजेंट। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, मेरी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, ट्रैकियोफाइटा बोला। अब अगली चीज देख लेते हैं, इस ग्रुप को मैंने आर्कीगोनिएट क्यों बोला। बेटा अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रक्चर था ऐसा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। क्या था, ऐसा फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फ्लास्क की ऊपर ओपनिंग है और ऐसा होता था बेटा, इस फ्लास्क के अंदर यहां पर मैं ये पिंक कलर का छोटू सा ये स्ट्रक्चर बना रही हूं। तो ये जो मैंने पिंक कलर का स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या था बेटा, एग था। ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर क्या था बेटा, मेरा एग। एग कौन बनाता है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाता है बेसिकली, और उसका नाम क्या रहता है, आर्कीगोनिया। तो जो मेरा आर्कीगोनिया है उसकी फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में हो रही है। आर्कीगोनिया इज फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म, आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म्स को आर्कीगोनिएट्स भी बोल देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम आर्कीगोनिया तो पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, ब्रायोफाइट में भी पढ़ा, टेरिडोफाइट में भी पढ़ा। तो हाँ बेटा, मैं अपने आर्कीगोनिएट्स के अंदर किस किस को रखती हूँ, मैं अपने ब्रायोफाइट्स को रखती हूँ, टेरिडोफाइट को रखती हूँ, और साथ में रखती हूं मैं अपने जिम्नोस्पर्म्स को। अब इससे मैंने आपको एक बात और बता दी है कि इसके बाद जो मैं एंजियोस्पर्म्स करूंगी उसके अंदर आर्कीगोनिया नहीं बनता है। तो मेरा आर्कीगोनिया, ये जो ऐसा फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग होता है, ये कहां कहां बनता है बेटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, उसके अलावा एंजियो में नहीं बनेगा। तो हमें ट्रैकियोफाइटा समझ आया, आर्कीगोनिएट समझ आया। आखिरी पॉइंट क्या है बेटा मेरा, आखिरी है एम्ब्रियोफाइटा। ये तो नाम से ही क्लियर है बेटा कि यहां पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा बेटा, यहां पर एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो ही तो बनता है।
जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो ही तो बनता है। अब इससे पहले हमने कौन कौन से एम्ब्रियोफाइट्स पढ़े वो मैं लिख देती हूँ। बेटा हम लोगों ने एल्गे में एम्ब्रियो देखा था कि नहीं, जल्दी से बताओ। एल्गे में एम्ब्रियो देखा था क्या, नहीं देखा था बेटा। एम्ब्रियोफाइट्स कहां से शुरू हुए, ब्रायोफाइट्स से शुरू हुए, टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में मिलेंगे और साथ में एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। अब बच्चा पार्टी मेरे को आपसे एक कमेंट बॉक्स में चाहिए कि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर एल्गे क्यों नहीं आया। ठीक है, द क्वेश्चन एवरीवन दैट यू हैव टू पोस्ट इन द कमेंट्स इज, जल्दी से सुनो क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है बेटा और बहुत बार एग्जामिनर इसको ऐसे तोड़ मड़ोड़ के कहीं ना कहीं ऑप्शंस में दे देता है। मैंने बोला, मैंने एम्ब्रियोफाइट की बात की, बोले तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो मैंने उसके अंदर ब्रायो से एंजियो सारे ग्रुप्स के नाम लिखे, बट मैंने एल्गे का नाम क्यों नहीं लिखा इज व्हाट आई वुड वांट टू नो। मैंने यहाँ पर एल्गे का नाम क्यों नहीं लिखा इज व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। तो आप जिम्नोस्पर्म को काफी पैरामीटर्स के थ्रू जान गए, उनके दो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को जान गए, साइकस और पाइनस, और उनके डिफरेंसेस को भी देख लिया हम लोगों ने, यस और नो। ठीक है, तो अब हम जिम्नोस्पर्म के बेसिक्स पर जाते हैं। अब देखो ये मेरे हायर प्लांट्स हैं और मुझे ऑलरेडी पता है बेटा कि जो मेरे हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। बोले तो स्टेम मिलेगा बेटा, रूट मिलेगा और क्या मिलेगा, लीफ मिलेगा। हाँ जी मैम बिल्कुल सही बोला आपने, रूट स्टेम लीफ, 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बेटा मेरे किसी भी प्लांट के अंदर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेम से, स्टेम के बाद वील मूव टू लीफ एंड रूट। ठीक है, एज वी गो अबाउट। तो बच्चा पार्टी जब मैं जिम्नोस्पर्म की स्टेम की बात करती हूँ, किसकी, जिम्नोस्पर्म की स्टेम की, तो देखो बेटा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेरे को जो प्लांट्स मिलते हैं, चलो लिखती हूं, जो मेरे को प्लांट्स मिलेंगे या तो वो क्या रहेंगे बेटा, दे कैन बी श्रब्स, दे कैन बी श्रब्स, दे कैन बी मीडियम साइज्ड ट्रीज और दे कैन बी टॉल ट्रीज। बेटा देखो जिम्नोस्पर्म्स हायर प्लांट्स हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत छोटे हर्ब्स वगैरह नहीं मिलते, कुछ श्रब्स मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे बेटा, इसको फिर से लिख देती हूं, ओवरलैप हो रहा है ताकि आपके नोट्स अफेक्ट ना हो बेटा। तो आपको इसके अंदर श्रब्स मिल जाएंगे बेटा। श्रब्स आपको पता है, हर्ब्स जिनकी हाइट सबसे छोटी है, श्रब्स उससे बड़े और ट्रीज सबसे बड़े, तो यहाँ पे आपको श्रब्स मिल जाएंगे, मीडियम साइज के ट्रीज मिल जाएंगे और साथ में टॉल ट्रीज मिल जाएंगे। और साथ में क्या मिल जाएंगे बेटा, टॉल ट्रीज मिल जाएंगे। हमें इतना ही समझना था स्टेम में। इसके अलावा मैं लगा देती हूं यहां पर एक सितारा बोलने के लिए कि अब मैं आपको एक ऐसे जिम्नोस्पर्म का नाम बता रही हूं विच इज फेमस वर्ल्ड वाइड। यू शुड गूगल इट एवरीवन बिकॉज दिस जिम्नोस्पर्म इज सो जायंट। इतना बड़ा है ये जिम्नोस्पर्म भाई, 200 मीटर तक भी बड़ा हो सकता है। और इस जिम्नोस्पर्म का साइंटिफिक नेम है सेक्वा। इस जिम्नोस्पर्म का क्या नाम है बेटा, सेक्वा। और सेक्वा सेम्परवेरेंस, द होल नेम है सेक्वा सेम्परवेरेंस, बट आपको सेक्वा तक चलेगा। और इसे हम प्यार से बोलते हैं बेटा रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं इसे प्यार से, रेडवुड ट्री। और ये कहां मिलता है बेटा, दिस इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। बेटा कैलिफोर्निया का रेडवुड ट्री इतना ज्यादा बड़ा है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। मैं लिख देती हूं, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड। It is one of the tallest tree species found everyone when I'm talking about sequoia और the Californian redwood tree भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई मैम कितना ही बड़ा होगा, क्या ही हो जाएगा। तो बेटा आप ये समझो कि अगर मैंने सपोज करो कि यहाँ पर आपके लिए मैंने ये कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्री बना दिया, नजर आ रहा है सबको, मैंने एक जनरल ट्री का स्ट्रक्चर बनाया। और अगर मैं गई भाई कैलिफोर्निया, कश्मीर के कुछ रीजन्स में भी मिलता है बेटा ये, तो अगर मैं इस ट्री के सामने गई कि चलो भाई एक ट्री के साथ फोटो करा लेनी चाहिए, क्या ही दिक्कत है ना, सबसे मतलब इट्स द लार्जेस्ट ट्री स्पीशीज, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज आई मीन। तो अगर मैंने इसके साथ फोटो कराई और मैं खड़ी हो गई भाई ट्री के बगल में, तो बेटा मैं कितनी नजर आऊंगी हाइट में,
I hope you can see the yellow dot that I have made, everyone. Everyone, I hope you can see the yellow dot I have made. Everyone, I would be even less than this. Everyone, I would be even less than this अगर मैं इस ट्री के सामने खड़ी हो गई. This is that tall. तो इसको ध्यान रखना, ये मेरे जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है. स्टेम का कैरेक्टर अपन ने कर लिया है पूरा. अब चलते हैं लीफ के ऊपर, फिर चलेंगे रूट के ऊपर, जिसके साथ जिम्नोस्पर्म्स का बेसिक हो जाएगा खत्म. तो चलो अब मैं चलती हूं अपनी दूसरी चीज पे. स्टेम देख लिया हमने. अब मैं अगर गई बेटा अपने लीफ के स्ट्रक्चर पर, किस पर गई बेटा, किस स्ट्रक्चर पर गई मैं, अगर मैं गई अपने लीफ के स्ट्रक्चर पर, तो यहां की लीव्स आर अडेप्टेड फॉर अनफेवरेबल कंडीशंस. कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर करने के लिए यहां की लीव्स काफी अडेप्टेड है बेटा. कई बार सिर्फ इस लाइन में से भी सवाल आ जाता है बेटा कि ब्रायोटेरिडो जिम्नो में से कहां की लीव्स आर वेरी मच अडेप्टेड टू एक्चुअली सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन. तो वो मेरे क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स. इसके अलावा बेटा जब हम लीफ की बात करेंगे तो आपको दो चीजों की लीव्स का ध्यान रखना है कि एक तो साइकस की लीव्स में क्या खास बात है और एक कोनीफर की लीफ में क्या खास बात है बेटा, क्योंकि आपके एग्जामिनर कई बार ये चीजें पूछ लेते हैं. ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये देखो कि जो साइकस है उसके पास एक तरीके की लीफ है जिसका नाम है पिनेटली कंपाउंड लीफ. कैसी लीफ है बेटा, पिनेटली कंपाउंड लीफ. एंड इट इज परसिस्टेंट फॉर फ्यू ईयर्स. और ये कुछ साल के लिए परसिस्ट भी करती है इसके ऊपर. क्या बोला मैंने, साइकस के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं जो कि कुछ साल के लिए परसिस्ट भी करती हैं. अब आप बोलोगे भाई मैम पिनेटली कंपाउंड लीव्स, तो भाई मैम ने बना दिया है पिनेटली कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर. अब इसको पिनेटली क्या बोला, क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको अगले चैप्टर मॉर्फोलॉजी में बताएंगे. बट दिस इज हाउ अ पिनेटली कंपाउंड लीव्स लुक लाइक एवरीवन. तो साइकस में क्या है बेटा, पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं विच परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स. अच्छा, अब कोनीफर की बात करो बेटा. जो कोनीफर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं बेटा, आपने ऐसे ट्रीज देखे हैं ऐसे, थोड़ा सा अगर आप पहाड़ों को इमेजिन करोगे तो ऐसे कोन शेप के ट्रीज रहेंगे. कैसे ट्रीज रहेंगे, ऐसे कोन शेप के, ये उनकी स्टेम रहेगी, कोन शेप के ट्रीज रहेंगे बेटा. कोनीफर्स के अंदर जो लीव्स रहती हैं वो कैसी रहती हैं, निडल लाइक लीव्स, है ना. आगे निडल जैसा एंड फील होता है, निडल लाइक लीव्स होती हैं. उस लीफ के ऊपर काफी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल की मोटी सी लेयर, ताकि वाटर का लॉस प्रिवेंट कर सके. और स्टोमेटा कैसे मिलेंगे बेटा, सनकन स्टोमेटा. सनकन बोले तो डीप सीटेड बोले तो अंदर धसे हुए स्टोमेटा. मैंने क्या बोला, मैंने ये संकन वर्ड यूज किया बेटा. संकन का मतलब जो स्टोमेटा है वो सरफेस पर नहीं प्रेजेंट है, वो लीफ के थोड़ा सा अंदर धसे हुए हैं, डीप सीटेड प्रेजेंट है. उसके लिए हम संकन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो इतना समझ आया. साइकस में पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो कि कुछ सालों तक परसिस्ट करती हैं, कोनिफर्स के अंदर निडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, और साथ में संकन स्टोमेटा. बेटा मैंने जितना भी अभी तक बोर्ड पे लिखा है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग एक ऑर्डर के साथ चले, क्योंकि हमने जिम्नोस्पर्म की जनरल चीजें देखी कि वो ट्रैकियोफाइट है, आर्किगोनिएट है, एम्ब्रियोफाइट है, हाँ कि नहीं. हमने ये देखा कि उसके नाम को तोड़ा तो नेकेड ओव्यूल है, सीड कवर्ड नहीं है, ऊपर ओवरी वॉल एब्सेंट है. फिर हमने बड़े कायदे से, बड़े तरीके से, क्रोनोलॉजी से पहले हमने उसकी स्टेम की बात की और उसके अंदर सेक्वा का एग्जाम्पल देखा. फिर हमने लीफ की बात की. अब किस पर आना है बेटा, आप लोगों को पता है, क्योंकि जब हम एक बर्ड्स आई व्यू रखते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, आसान. अब आखिरी चीज पर आते हैं, इसकी किसकी बात की मैम, रूट की बात करनी है. तो कैसी रूट रहेंगी बेटा इसके अंदर, ऑब्वियसली इसके अंदर एक रूट रहेगी जिसका नाम है टैप रूट, जिसका नाम है टैप रूट. टैप रूट को भी और डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. बट टैप रूट के अलावा यहां पर दो अलग तरीके की रूट जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूं. जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या नाम था उसका बेटा. पहली रूट का नाम था कोरेलॉइड रूट.
पहली रूट का क्या नाम था? कोरेलॉइड रूट। अब कोरेलॉइड रूट के नाम के अंदर कुछ कोरल कोरल जैसा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है बेटा? तो जो कोरेलॉइड रूट है, देखो मैं कैसे बना रही हूं, कैसी होती है कोरेलॉइड रूट बेटा? सारी के सारी चीजें आगे जाकर दो में डिवाइड हो रही हैं। देख रहे हो ये रूट बेटा जो मैं बना रही हूं? ये एक तरीके से जो मैंने रूट बनाई ये कोरेलॉइड रूट है। आप देख रहे हो बेटा कोरेलॉइड रूट एक तरीके से डाइकोटोमस है। डाइकोटोमस बोले तो आगे जाकर दो में ब्रांच करना, और इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर कोरल जैसा है, इसीलिए मैंने इसे कोरेलॉइड रूट बुलाया। और कोरेलॉइड रूट एसोसिएट करती हैं बेटा एक ऑर्गेनिज्म के साथ। इट इज एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया। आपने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी सुने हैं बेटा? तो मेरी कोरेलॉइड रूट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएट करती हैं, और क्या काम करती हैं बेटा? फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। आई एम पुटिंग अ स्टार हियर। ये कोरेलॉइड रूट मुझे मिलती हैं साइकस में। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, साइकस में कोरेलॉइड रूट है, ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ठीक है। और एक और चीज देखो कि ये रूट डिसेंड नहीं कर रही, असेंडिंग है। मतलब कि एक तरीके से ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा ये असेंडिंग रूट है, असेंडिंग रूट है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोल दूं? जियोट्रॉपिक बोले तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी के ऑपोजिट है, दो में ब्रांच्ड है, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। तो इसका मतलब मेरे साइकस के अंदर एक टैप रूट के अलावा एक एडिशनल रूट प्रेजेंट है, जिसका क्या नाम है? कोरेलॉइड रूट। जिसका क्या नाम है बेटा? कोरेलॉइड रूट। अब कोरेलॉइड रूट आप सबको समझ आ गई बेटा, जरूरी थी। जो मेरी दूसरी रूट है या रूट की मॉडिफिकेशन, उसका नाम क्या था? जो पाइनस के अंदर थी उसको बोलते थे माइकोराइजल एसोसिएशन। बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन एक टाइप का प्लस प्लस एसोसिएशन है फंगस के बीच में, और साथ में किसके बीच में? फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में, जैसे कि कौन सा प्लांट बेटा? पाइनस का प्लांट। जैसे कौन सा प्लांट बेटा? पाइनस का प्लांट। तो आप ये समझो कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन क्या है बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन को अपन लोग म्यूचुअलिज्म भी बुलाते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों का फायदा। तो इस माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर एसोसिएशन है तो दो पार्टनर्स रहेंगे। एक पार्टनर क्या है? माइको यानी कि फंगस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया। और अगर राइजा की बात करूं, राइजा आर द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन, जिसको क्या बुलाया हमने? माइकोराइजा। दोनों को फायदा होता है। कैसे होता है बताती हूं। ये एसोसिएशन कहां मिलेगा? इंपॉर्टेंट बेटा, पाइनस में मिलेगा। और इतना भी समझो कि पाइनस का सीड जर्मिनेट भी नहीं कर सकता अगर ये माइकोराइजल एसोसिएशन एब्सेंट है। क्या बोला मैंने? द रूट ऑफ द सीड ऑफ द पाइनस कैन नॉट इवन जर्मिनेट इफ दिस एसोसिएशन इज एब्सेंट एवरीवन। अब इतना मेरे को समझ आया। तो ये देखो बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन किसके बीच में? रूट किसकी रूट? पाइनस की रूट। पाइनस की रूट और साथ में किसके बीच में है बेटा? और साथ में है ये फंगस के बीच में। बेटा अब ये जो मेरे प्लांट की रूट है, अब ये जो मेरे प्लांट की रूट है, उसको ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि सॉइल के अंदर बहुत अंदर होते हैं, डीप सीटेड होते हैं, जहां तक मेरे प्लांट की रूट्स खुद नहीं पहुंच पा रही है। तो जो ये फंगस है, फंगस इस रूट को, इस प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? वो न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंगस के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफे बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी समझाया था कि वो जो हाइफे हैं वो बहुत डीप सीटेड चले जाते हैं, सॉइल में अंदर तक चले जाते हैं, और मेरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? मेरे प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे जो कि मे बी पाइनस में सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। और वहीं फंगस को क्या फायदा हुआ बेटा? अब आप देखो कि जो फंगस है वो सैप्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है। फंगस अपना खाना खुद बना ही नहीं सकता, तो प्लांट से क्या लेगा कि भाई तू मेरे को खाना दे, मैं तेरे को सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लाके दूंगा। तो इसीलिए मैंने इस एसोसिएशन को पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन बोला। एंड आई होप ऑल दैट मेड सेंस टू यू। ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम लोगों ने अपने जिम्नोस्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया।
अब काइंड ऑफ इसकी लाइफ साइकिल पे थोड़ा सा चलते हैं और करते हैं जिम्नोस्पर्म को हम दी एंड, ठीक है। तो बेटा हम जिम्नोस्पर्म के अंदर उसकी जो लाइफ साइकिल है वो पढ़ने के लिए एक बार किसकी हेल्प लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट की जो हमने पहले भी पढ़ा है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, हेटेरोस्पोरी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा, हेटेरोस्पोरी। आपको याद है कि हेटेरोस्पोरी जो है हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में, कि टेरिडोफाइट्स में एक कुछ स्पीशीज के अंदर, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज के अंदर एक ही टाइप के स्पोर्स रहते हैं, जिसको मैं बोलती थी होमोस्पोरस कंडीशन। और साल्विनिया और सिलाजिनेला के अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर्स थे, माइक्रो और मेगा, जिसको मैंने बोला था हेटेरोस्पोरी। लेकिन मेरे जिम्नोस्पर्म्स में फुल फ्लेजेड हेटेरोस्पोरी आ गई है। कैसे हेटेरोस्पोरी बोले तो मेरे पास दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स, मेल स्पोर्स को क्या बोल दूं बेटा, मेल स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर्स को हम बोलेंगे मेगास्पोर। मेल को क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर को क्या बोला हमने मेगास्पोर। अब मेगा मतलब बेटा ये स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, माइक्रो मतलब ये स्ट्रक्चर छोटा है। बेटा मेगास्पोर एक सैक के अंदर रहेंगे, एक थैले के अंदर, जिसका नाम क्या रहेगा, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर भी एक सैक के अंदर रहेंगे, जिसका नाम रहेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। जिसका नाम क्या रहेगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब पढ़ा था हमने टेरिडोफाइट्स में, बेटा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है। उस लीफ को मैं क्या बोलूंगी, उस लीफ को मैं बोलूंगी माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलूंगी उस लीफ को, माइक्रोस्पोरोफिल। बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर क्या बनाएंगी बेटा, मेल स्ट्रोबिलस बनाएंगी, जिसको मैंने प्यार से क्या बुला दिया था, मेल कोन बुला दिया था। वहीं मेगास्पोरेंजियम किसके ऊपर प्रेजेंट होगा बेटा, मेगास्पोरेंजियम भी एक लीफ के ऊपर प्रेजेंट होगा। उस लीफ को क्या बोल दूं, मेगास्पोरोफिल। क्या बुलाऊं उसे, मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल मिलकर क्या बनाएगी बेटा, फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन। अब बेटा ये यही कोन था पाइनस का जो कि हम हिली एरिया से लेकर आते थे और उसे पेंट करते थे। तो आप समझ रहे हो जब मैंने हेटेरोस्पोरी की बात की तो यहाँ पर सारे प्लांट्स क्या है, हेटेरोस्पोरस। बोले तो दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनाएंगे। मेल स्पोर्स का साइज छोटा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एक सैक के अंदर प्रेजेंट है, उस सैक का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। ये स्पोरेंजियम एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर पर है जिसे माइक्रोस्पोरोफिल बोला। बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल एक एक्सिस के अराउंड कोन जैसे फॉर्म में अरेंज्ड हो गए, जिसे मैंने क्या बोला, मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन। और ऐसे ही मेरा बन गया फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन। बेटा अब देखो ये तो मुझे समझ आया। अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने अपनी लाइफ साइकिल शुरू करी एक जिम्नोस्पर्म से, और मेरी मेन प्लांट बॉडी क्या रहती है, टेरिडोफाइट से ही मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट यानी कि 2n हो गई है। तो ये है मेरी मेन प्लांट बॉडी विच इज व्हाट एवरीवन विच इज डिप्लॉयड। अब आप बताओ कि ये मेरी मेन प्लांट बॉडी पर क्या प्रेजेंट होंगे, दो तरीके के कोन्स प्रेजेंट होंगे बेटा। वो दो तरीके के कोन्स कौन से होते हैं, सपोज मैंने बोला मेल स्ट्रोबिलस, क्या बोला मैंने, मेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर, फीमेल स्ट्रोबिलस। दोनों के दोनों कोन की बात करी। मेल स्ट्रोबिलस किस चीज से बना है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। किस चीज से बना, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अभी बताया, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सैक प्रेजेंट है, जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। बेटा इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस हुई, जिससे कि क्या बने, मेरे माइक्रोस्पोर्स बने। क्या बने, माइक्रोस्पोर्स। बेटा ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये डेवलप होकर बने पोलन ग्रेन्स, ये डेवलप होकर बने पोलन ग्रेन्स। अब इसको बहुत ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, तो ये जो कोन है ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड। कोन बहुत सारी लीफ जैसे स्ट्रक्चर से बना, वो भी डिप्लॉयड। लीफ जैसी स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोर सैक, वो भी डिप्लॉयड। स्पोर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेटा, वो भी डिप्लॉयड। अब रिडक्शन डिवीजन से जो मेरे स्पोर्स बने
उस स्पोर को मैंने क्या बोला बेटा, माइक्रोस्पोर बोला। क्या बोला बेटा मैंने, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ने आगे डेवलप करके क्या बनाया बेटा, पोलन ग्रेन। अब ये रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस से बने हैं। अब ये मियोसिस से बने हैं तो माइक्रोस्पोर क्या होंगे, हेप्लॉइड यानी कि एन। पोलन ग्रेन क्या होंगे, हेप्लॉइड यानी कि एन। ठीक है, क्या होंगे, हेप्लॉइड यानी कि एन। अब फीमेल वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, अकेले कैसे काम चलेगा बेटा। जो फीमेल स्ट्रोबिलस है वो किस चीज से बना होगा, कुछ लीव्स से जिस पर स्पोर सैक है। उन लीव्स को क्या बोला, मेगास्पोरोफिल। क्या बोला, मेगास्पोरोफिल फीमेल काउंटर पार्ट। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि नहीं। इतना समझ आ रहा है बेटा सब बच्चों को, इतना समझ आ रहा है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेरे को क्या मिलेगी, स्पोर की मदर सेल। स्पोर की मदर सेल क्या बनाएगी बेटा, मेगास्पोर। क्या बनाएगी बेटा, मेगास्पोर। जो मेगास्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है बेटा, ये जर्मिनेट करके बनाएगा फीमेल गेमीटोफाइट। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बनाया इसने जर्मिनेट करके बेटा, फीमेल गेमीटोफाइट। मैं इसको 1 मिनट दो, थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मदर सेल, मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुई, क्या बना, मेगास्पोर। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या रहेगी मैम, रिडक्शन डिवीजन के बाद हेप्लॉइड। और मैंने हेप्लॉइड चीजों को डब्बे में भी डाल दिया। अब बेटा यही जो मेरा मेगास्पोर बना है ये जर्मिनेट करता है और ये बनाता है फीमेल गेमीटोफाइट। क्या बनाता है बेटा, फीमेल गेमीटोफाइट, जिसको अपन बोलते हैं आर्कीगोनिया। तभी तो मेरे जिम्नोस्पर्म आर्कीगोनिएट्स में आते हैं बेटा। तो ये मेरा फीमेल गेमीटोफाइट है आर्कीगोनिया, ये लो, इसको भी मैंने डाल दिया डब्बे में बेटा। ये फीमेल गेमीटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है बेटा, पोलन ग्रेन मेरा मेल गेमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है मेरा, मेल गेमीटोफाइट। अब देखो मेरे को फीमेल गेमीटोफाइट मिल गया, मेल गेमीटोफाइट मिल गया। अब जरा सोचो कि गेमीटोफाइट का काम क्या है बेटा, गेमीट्स बनाना। गेमीटोफाइट का क्या काम है बेटा, गेमीट्स बनाना। तो देखो मैं ये बना रही हूं गेमीट्स वाइट से। फीमेल गेमीटोफाइट ने क्या बनाया बेटा, एग बनाया। पोलन ग्रेन ने क्या बनाया बेटा, मेरा मेल गेमीट बनाया। अब ये मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक जो जाता है वो कैसे जाता है बेटा, वो एयर के थ्रू जाता है। तो एक तरीके से पॉलिनेशन हुई, कैसी हुई, एयर के थ्रू हुई, जिसे हम एनीमोफिली बोलते हैं। आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। पोलन ग्रेन एयर के थ्रू एग तक गया। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई बेटा तो मेरे को क्या मिलेगा, पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एक तरीके से यहां पर, विच इज व्हाट एवरीवन, 2n स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है बेटा, जाइगोट से मेरा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बना देता है, स्पोरोफाइट बना देता है। तो अगर आप समझो यहां पर, तो मैंने सिर्फ अपने एन स्ट्रक्चर्स को किस में डाल दिया है बेटा, मैंने अपने एन स्ट्रक्चर्स को पिंक डब्बे में डाल दिया है। देखो सारे के सारे बेटा मैंने अपने एन स्ट्रक्चर्स को पिंक डब्बे में डाल दिया है। अब देखो मेरी मेजर सारी के सारी लाइफ साइकिल क्या है बेटा, डिप्लॉयड यानी कि 2n। इसीलिए ऐसी लाइफ साइकिल को मैं क्या बोलती हूं, मैं बोलती हूं कि मेरा जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। कैसी बेटा, डिप्लॉन्टिक यानी कि 2n लाइफ साइकिल। क्यों, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उसके ऊपर मेल और फीमेल कोन, उस कोन के अंदर से स्पोर्स बनेंगे बेटा। कौन से स्पोर, फीमेल स्पोर मेगास्पोर, मेल स्पोर माइक्रोस्पोर। मेगा और माइक्रोस्पोर क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखो, गेमीटोफाइट बना रहे हैं बेटा। फीमेल गेमीटोफाइट का नाम आर्कीगोनिया, मेल गेमीटोफाइट का नाम पोलन ग्रेन। गेमीटोफाइट क्या करते हैं, फर्दर आगे जाकर गेमीट बनाएंगे। मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास कैसे गया, एयर से गया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट वापस। ये हो गई मेरी पूरी के पूरी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की। बेटा आपको इतना समझना रहेगा, जो मेरा पोलन ग्रेन है यहां पर मेल गेमीटोफाइट, ये एकदम डिपेंडेंट है, इट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सेल्स। तो मैं क्या यहां पे एक पॉइंट लिख रही हूं, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सेल्स, ये सिर्फ फ्यू सेल्स का बना है। और गेमीटोफाइट किस पर डिपेंडेंट है बेटा, एकदम स्पोरोफाइट पर। आप सोचो कि पोलन ग्रेन खुद एग्जिस्ट कर सकता है क्या इंडिपेंडेंटली, एकदम नहीं कर सकता। तो अगर आपको किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल समझ आ जाती है
तो आप ब्रॉडली उस प्लांट को जान गए हो बेटा, है ना। तो कभी भी लाइफ साइकिल को रटो मत, बस ये देखो कि आपकी मेन प्लांट बॉडी क्या है। और मैंने आपको ईज के लिए ऑलरेडी बताया है कि जब मैं अपने एल्गे से स्टार्ट करती हूं, फिर से बता रही हूं अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, बेटा लास्ट टाइम बता रही हूं, लास्ट लेक्चर है जिम्नो और एंजियोस्पर्म। जो मेरा थंब रूल है, जो मेरे को पूरे चैप्टर को जानने में समझने में हेल्प करेगा, वो यही है कि एल्गे की मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है यानी कि एन है, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट यानी कि एन है, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी 2n यानी कि स्पोरोफाइट तो है, पर यहां पर जो मेरा गेमिटोफाइट है वो भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो मेरा गेमिटोफाइट है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यहां पर जो इसका स्पोरोफाइट था इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ट्रेंड देखो जरा, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जनरेशन प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड कर रहा है? गेमिटोफाइट पे। स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड कर रहा है? गेमिटोफाइट पे। अब मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट एग्जिस्ट जरूर कर रहा है, बट क्या स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि बेटा इसका नाम प्रोथैलस था, टेरिडोफाइट में बताया था ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब आगे जिम्नो में भी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, और गेमिटोफाइट प्रेजेंट है। गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। पोलन ग्रेन मेरे किस पर डिपेंडेंट है? मेन प्लांट पर। एंजियो में भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेटा आपके इससे आपको प्लांट किंगडम का इवोल्यूशन समझ आएगा। ये जो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे में बदलते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी प्रोसेस को एक तरीके से हम क्या बुलाते हैं बेटा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन किस चीज का बेटा? किसी भी n स्टेज का 2n स्टेज में और 2n स्टेज का वापस n स्टेज में आना। ये गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का एक दूसरे में बदलना ही क्या कहलाता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई तो आप बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लियर कर लोगे। और ये कोई वो नहीं है कि हम किसी चीज को रट रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द इवोल्यूशन। कि जब प्लांट्स की शुरुआत हुई थी तो एन स्ट्रक्चर्स का डोमिनेंस था, एन स्ट्रक्चर्स का दबदबा था। जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गेमिटोफिटिक रहती थी, लेकिन जैसे जैसे हम प्लांट एवोल्यूशन में आगे गए तो मेरी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट से धीरे धीरे चेंज होकर क्या हुई? स्पोरोफाइट हुई। तो ये आप ग्रेजुअल चेंज देख रहे हो कि यहां पर जो है और यहां पर जो है वो एकदम उल्टा है, और टेरिडो उसके कहीं बीच का है। तो इट इज लाइक व्हाइट एंड ब्लैक एंड दिस इज द ग्रे एरिया। कि इवोल्यूशन एकदम से स्पॉन्टेनियस नहीं है, इट इज गोइंग ग्रेजुअली। और आप उस इवोल्यूशन को बहुत प्यारे तरीके से हमारे प्लांट किंगडम में देख सकते हो। जिन बच्चों को ये इवोल्यूशन समझ आ जाता है उनको ये इंटरेस्टिंग लगता है, अदरवाइज इट बिकम्स अ हेडेक एवरीवन। तब लगता है कि भाई हम तो क्राम ही कर रहे हैं, कहीं गेमिटोफाइट की जगह स्पोरोफाइट बोल दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। इट इज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि प्लांट्स ने अर्थ पर कैसे ग्रो किया, है ना, कौन सा एडवांस्ड है, कौन सा लोअर प्लांट है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही इस चैप्टर को बहुत ईजी बना देती है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हमने हेट्रोस्पोरी देख लिया और हम लोगों ने इसकी लाइफ साइकिल देख ली। अब बेटा मैं आपको बस एक चीज बताऊंगी इससे रिलेटेड कि अगर मैंने बात की सीड की, तो मुझे पता है कि सबसे नया फीचर जो मैंने जिम्नोस्पर्म्स में देखा वो था सीड बनना। अब मैं जानना चाहती हूं कि क्या क्राइटेरिया है सीड बनने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स आर प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, कि उनके अंदर सीड नहीं बना, बट सीड हैबिट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी शुरुआत हो गई और सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में बना। सो व्हाई डिड इट हैपन? मैंने क्या बोला बेटा? सीड बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो मैं लिखती हूं पहला पॉइंटर, फीमेल गेमिटोफाइट should be retained on the parent sporophyte। ये मैं एडिशनल वर्ड ऐड कर रही हूं बेटा, काइंड ऑफ परमानेंटली। क्या परमानेंट रिटेंशन होना चाहिए? और दूसरा क्या पॉइंटर रहेगा बेटा? दूसरा क्या पॉइंटर रहेगा, जल्दी से बताओ।
बेटा सीड बनने के लिए मुझे आवश्यकता है एक प्रॉपर्टी की, जिसे मैं क्या बोलती हूं बेटा, जिसे मैं बोलती हूं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी। जो मेरा सीड है वो क्या शो करता है, सीड इनएक्टिविटी शो करता है बेटा। वाई? क्योंकि उसके अंदर केवल 10 से 15% पानी है बेटा। और पानी क्यों चाहिए? सारी के सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए चाहिए। अब ये पानी सुन के मेरे को प्यास लग गई है ना, पानी सुन के मैम को प्यास लग गई है। चलिए बच्चा पार्टी, मैंने क्या बताया कि एक सीड को बनने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, कि क्या दो कंडीशन है कि प्लांट में वो दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो सीड बनेगा। पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, समझना मुश्किल है। फीमेल गेमीटोफाइट शुड बी रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट परमानेंटली। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था बेटा। क्या बोला मैंने? मेरा फीमेल गेमीटोफाइट क्या है आपको पता है? आर्किगोनिया। क्या है यहां पर मेरा फीमेल गेमीटोफाइट? आर्किगोनिया। ये जो मेरा आर्किगोनिया है, और इस आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? मेरा एग प्रेजेंट है। ये जो आर्किगोनिया है ये किसके ऊपर रिटेन रहना चाहिए बेटा? मेरे मेन प्लांट पे, जिसको मैंने क्या बोला? स्पोरोफाइट। तो आप बोलोगे कि मैम ये आर्किगोनिया स्पोरोफाइट के ऊपर ही तो होता है, क्या अलग है? बेटा इससे पहले हमने क्या देखा कि ये जो आर्किगोनिया है ना, ये एग को वाटर में रिलीज कर देता था और ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे हमेशा नहीं रहता था। तो इस आर्किगोनिया का स्पोरोफाइट पे रहना सीड को बनाना एक तरीके से कंफर्म कर देता है, हमेशा यहीं पर ही रहना। ऐसा क्यों? आप सोचो बेटा, यहां पर क्या है? मेरा एग आया, एग यहां पर प्रेजेंट है, और ये प्लांट किसके ऊपर, ये एग किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा? मेरे मेन प्लांट के ऊपर। तो आप सोचो कि ये बाहर ये स्पर्म है बेटा, तो स्पर्म कहाँ आएगा? पोलन ग्रेन के थ्रू आर्किगोनिया के नेक तक आएगा, और स्पर्म यहां जाके क्या कर देगा बेटा? फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइजेशन से क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर आपको सीड का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर क्या दो चीजें थी बेटा? सीड के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो मेरा सीड कोट था और बीच में एम्ब्रियो था। इसका मतलब इस आर्किगोनिया का मेन प्लांट के ऊपर होना ये तय करेगा कि ये मेन प्लांट क्या बना पा रहा है बेटा? ये मेन प्लांट सीड बना पा रहा है। आप समझ रहे हो? मेरा मेन प्लांट बॉडी, ये जिम्नोस्पर्म एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, 2n है, उसके ऊपर आर्किगोनिया रिटेन्ड रहा परमानेंटली। आर्किगोनिया के अंदर एग है, तो जो मेरा मेल गेमीट है वो पानी में नहीं गया, वो मेरे फीमेल गेमीट के पास आर्किगोनिया के ऊपर आया, वहां से उसने फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो किसका पार्ट है बेटा? सीड का ही पार्ट है। तो मेरे प्लांट के ऊपर ऑन द प्लांट पहली बार सीड बना जिम्नोस्पर्म में। बस ये पॉइंट है कि यहां पर माय सीड वाज नॉट कवर्ड। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, और दूसरा क्राइटेरिया ये है बेटा कि एक सीड को डोरमेंट होना जरूरी है। डोरमेंट मतलब एक इनएक्टिविटी का पीरियड, एक इनएक्टिविटी का पीरियड, तभी तो हम सीड को स्टोर कर पाते हैं। और वो इनएक्टिव क्यों होता है बेटा? क्योंकि एक सीड के अंदर सिर्फ 10 से 15% पानी होता है। क्या? कितना? सिर्फ 10 से 15% पानी। ठीक है बेटा, आई होप दिस मेड सेंस। हमने एक सीक्वेंस में ही किया, चीजें ऑर्डर में ही किया। साइकस और पाइनस को ऑलरेडी देख लिया, रूट स्टेम लीफ के स्ट्रक्चर देख लिए, हेट्रोस्पोरी देखा, दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, लाइफ साइकिल देखा, सीड बनने का क्राइटेरिया देखा। उसके बाद हमें ज्यादा नहीं करना, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जिम्नोस्पर्म्स का हमारे लिए, हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जितने भी ट्रीज बहुत बड़े बड़े देखते हो बेटा, वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स ही तो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो जिम्नोस्पर्म्स कहाँ यूज होते हैं? आप देखो कई बार बेटा ट्रेन का जो ट्रैक बनाते हैं जिसमें पूरी वुड जाती है, लकड़ी जाती है, उसके अंदर मेरे जिम्नोस्पर्म्स यूज होंगे। पेपर बनाने के अंदर जिम्नोस्पर्म्स यूज होंगे। तो इसके अलावा और कहाँ यूज होंगे? पेपर में यूज होंगे बेटा। टिम्बर के अंदर जितना भी फर्नीचर बनता है उसके अंदर मेरे जिम्नोस्पर्म्स यूज होंगे। और कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स एडिबल भी होते हैं, जैसे कि एक जिम्नोस्पर्म है बेटा जिसका नाम है चिलगोजा। जिसका नाम क्या है बेटा? चिलगोजा।
तो चिलगोजा का सीड भी अपन लोग खाते हैं एज अ ड्राई फ्रूट. इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव सीड बट इट इज वेरी टेस्टी. तो अपन लोग चिलगोजा का सीड खाते हैं, वो भी क्या है एक तरीके से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. और वुड रिलेटेड चीजें तो ऑब्वियसली हैं. कुछ जिम्नोस्पर्म्स का मेडिसिनल पर्पस भी हो सकता है बेटा. तो ओवर एंड ऑल हमारा जिम्नोस्पर्म बहुत ही अच्छा साथी है एंड वी यूज इट क्वाइट अ लॉट इन आवर डेली लाइफ. ओके एवरीवन, आई होप साइकस और पाइनस आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इसके साथ हम आ जाते हैं अपने प्लांट किंगडम को बिल्कुल एंड करने हमारे बिल्कुल लास्ट टॉपिक के साथ, विच इज एंजियोस्पर्म. आपको दिख रहा है बेटा एंजियोस्पर्म आते ही भाई क्या मस्त फूल वगैरह खिलने लग गए, है ना. फूल खिलते हैं तो भाई एकदम फूल खिलने लग गए. इसका मतलब मैंने एंजियोस्पर्म्स का कॉमन नेम क्या बताया आपको बेटा. अगर कोई आपको बोले फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, अगर आपको कोई क्या बोले कि फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, एंजियोस्पर्म की. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें भी सीड बनेगा. बेटा एकदम इसके अंदर सीड बनेगा, सही बोला. स्पर्मेटोफाइट के अंदर आता है, मुझे पता है. इसके अलावा हम कितना कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैम यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम होंगे, बिल्कुल होंगे. इसकी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो ये भी ट्रैकियोफाइटा है और ये भी क्या है, एम्ब्रियोफाइटा है. एम्ब्रियो भी बनेगा यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बता दिया था बेटा. फ्लावरिंग प्लांट है ये भी. अब आप बोलोगे मैम एक चीज समझ नहीं आई, मैम जिम्नो का मतलब बता दिया, स्पर्मा का मतलब बता दिया, एनजीओ का नहीं बताया. तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो. जब मैंने इस्तेमाल किया वर्ड एनजीओ, आपने एनजीओ वर्ड ना अपने फेवरेट जोलॉजी के अंदर, नहीं है ना फेवरेट जोलॉजी, बॉटनी फेवरेट है ना, तो आपने अपने जोलॉजी जो कि सेकंड फेवरेट है उसके अंदर सुना होगा कि एनजीओ वर्ड अपन हार्ट से रिलेटेड चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे एनजीओजेनेसिस और कुछ एनजीओप्लास्टी क्या क्या चलता है उसके अंदर. तो एनजीओ का मतलब एक तरीके से है कोई भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर. कोई भी क्या बेटा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एनजीओ. और बेसिकली मैं एग्जैक्टली बोलूं तो एनजीओ का मतलब है बेटा एक तरीके से वेसल. एनजीओ का क्या मतलब है बेटा, वेसल. अगर मैं वेसल ड्रॉ करूं तो ये मेरी वेसल है बेटा, एनजीओ का मतलब वेसल. अब यहाँ पे वेसल स्पर्म्स ये कहां से सेंस मेक करता है. तो बेटा ये सुनो कि अभी तक जब मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रही थी, किसकी बात कर रही थी, जिम्नोस्पर्म की. तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम थी, उसके अंदर जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, 1 2 3. तो एक तो रहता है बेटा ट्रेकीज, एक रहता है वेसल, एक रहता है जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा आपको, और एक चौथा कंपोनेंट रहता है जाइलम फाइबर्स. एक रहता है जाइलम फाइबर्स. तो अब भाई समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जब मैंने जिम्नोस्पर्म की बात की तो मेरे जाइलम के अंदर बेटा ट्रेकीज बराबर मिली, पैरेन्काइमा और फाइबर्स एकदम बराबर मिले, लेकिन बेटा उसके अंदर वेसल्स नहीं थी. उनके अंदर क्या था, वेसल्स थी ही नहीं. इसका मतलब जिम्नोस्पर्म की जो वुड थी वो कैसी थी, वेसल लेस थी. क्या थी, वेसल लेस. मैंने बोला कि भाई बहन है भाई, या फिर भाई भाई है, तभी इनको अपन लोग साथ पढ़ रहे हैं. तो जिम्नोस्पर्म की वुड कैसी है, वेसल लेस. पहली बार मेरे यहां पर जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, वेसल प्रेजेंट है. इसीलिए उसको मेन कैरेक्टर बना के मैंने इसका क्या नाम दिया बेटा, एंजियोस्पर्म्स. मैंने क्या नाम दिया, एंजियोस्पर्म्स. आई होप एवरीवन दिस स्लाइड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स काफी रिलेटेड है. और मैंने बोला कि सीड बन रहा है. अब वहां पर क्या था, सीड वाज नेकेड, उसके ऊपर कोई कवर नहीं था. बट यहां पर एवरीवन इफ आई टेल यू द सीड इज कवर्ड. अब आप बोलोगे कि मैम सीड कवर्ड होना क्या होता है, अभी बताया रे. सीड कवर्ड होना मतलब इट इज एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. इट इज एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. फ्रूट या फिर ओवरी वॉल मेरे सीड को कवर करती है. तो मेरे जितने भी फ्रूट्स, इमेजिन करो बेटा आप मैंगो इमेजिन करो, तो मैंगो के फ्रूट के अंदर आपको अंदर गिटक गुठली नजर आती है, तो वो गुठली क्या है, सीड. सीड के ऊपर क्या है बेटा, फ्रूट की वॉल प्रेजेंट है, ऑब्वियसली राइट, फ्रूट की वॉल प्रेजेंट है. तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स को. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सीड नेकेड था, उसके ऊपर फ्रूट वॉल थी क्या, नहीं थी. तो इस स्लाइड को ध्यान से देख लो, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ड्रीमी लग रही है, बट all this slide has is a lot of questions and important points. You just have to be patient and be a sponge and understand it. ठीक है, आई होप एवरीवन मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई एंड ऑल ऑफ दिस मेक सेंस टू यू.
अब अगर मैं इसके साथ आगे चलूं एंजियोस्पर्म्स में, सॉरी, तो बेटा एंजियोस्पर्म्स बड़े ही विचित्र है। क्या है? बड़े ही ज्यादा विचित्र। अब विचित्र बोले तो भाई एंजियोस्पर्म्स के अंदर इतने छोटे छोटे प्लांट्स जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये बड़े बड़े पेड़ भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो वैसे ही छोटी हूँ भैया ना, ये बड़े बड़े पेड़ भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब देखो, आपकी एनसीईआरटी ने बोला दे रेंज इन साइज फ्रॉम, अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम बता दो, क्या बता दो बेटा? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम, तो उसका नाम है वुल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का क्या नाम है बेटा? वुल्फिया। और एक बहुत बड़ा टॉल एंजियोस्पर्म का नाम, तो बेटा एक ट्री है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। क्या नाम है बेटा जिसका? यूकेलिप्टस। देखो 100 मीटर से भी बड़ा ट्री है भाई, तो यूकेलिप्टस का ट्री भी एक एंजियोस्पर्म है। और ये देखो इन्होंने ऐसे क्यों, वाई इज इट ओवर अ फिंगर? बेटा ताकि आप इसके साइज को कंपेयर कर पाओ कि ये कितने सारे पार्टिकल्स, कितने सारे प्लांट्स, फ्लावर्स एक ही फिंगर के ऊपर है। देखो दिस इज अ फिंगर और उसके ऊपर कितना ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक एनजीओ है, वुल्फिया सबसे छोटा बेटा। और ये यूकेलिप्टस सफेदे का पेड़ बेटा, ये भी एक एंजियोस्पर्म्स है विच रेंजेस फॉर मोर देन 100 मीटर्स। इसके बाद भाई फ्रूट, सारे के सारे फ्रूट वेजिटेबल क्या प्यारे प्यारे होते हैं, इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू, इतने रंग बिरंगे, सैलेड्स का पार्ट बनते हैं, फ्रूट चाट का पार्ट बनते हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। बेटा देखो अपन लोग काफी सारे सीरियल्स देखते हैं। सीरियल्स बोले तो मम्मी वाले सीरियल नहीं बेटा, सास बहू वाले सीरियल नहीं, सीरियल हम बोलते हैं राइस और व्हीट को। वो राइस और व्हीट भी क्या है बेटा मेरे? एंजियोस्पर्म्स हैं। अपन जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, अपन जितने वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब इसके अंदर है। देखो वो वेजिटेबल्स देखो जरा। इसके बाद और कहां पर इनकी इंपॉर्टेंस होती है बेटा? बहुत सारे प्लांट से अपन लोग मेडिसिन भी बनाते हैं। तो ये जनरल है, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट के हैं। आप इतना देखते हो कि सैफरन, केसर कितना यूज होता है, हल्दी कितना यूज होता है, और हल्दी के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अपन एनी डे अपने एंजियोस्पर्म्स को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। रोज देखो, रोज को रोज वाटर में, खाना बनाने में रोज पेटल्स का यूज करना कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है वो। मतलब देर आर सो मेनी रोल्स विच आर डेडिकेटेड टू दिस। और साथ में वुड भी यूज कर ही सकते हैं बेटा। अगर मैं टॉल ट्रीज की बात कर रही हूं तो उनकी वुड को भी अपन फर्नीचर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज यू डोंट हैव टू रट्टाफाई थिंग्स, यू जस्ट आर सपोज टू हैव पॉइंटर्स इन योर माइंड, ताकि जब आपको उसको कोरिलेट करके लिखना है तो आप लिख पाओ। तो चीजों को रटो मत, डोंट मेक इट अ टास्क फॉर योर सेल्फ एवरीवन। इसके अलावा मैंने बोला कि भाई मैंने अपने एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिसके अंदर एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है। उस प्लांट के अंदर कितना कॉटिलिडन प्रेजेंट है बेटा? 1। अब आप बोलोगे भाई मैम कॉटिलिडन क्या होता है? बेटा देखो, अगर मैं कॉटिलिडन की बात करूं तो मेरे को सीड की बात करनी पड़ेगी। तो बेटा सीड के अंदर एक खाने से भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉटिलिडन। जिसका क्या नाम है बेटा? कॉटिलिडन। एंड कॉटिलिडन इज अ फूड लेडन स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट एवरीवन? फूड लेडन स्ट्रक्चर बोले तो खाने से धसा हुआ स्ट्रक्चर। तो अब कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर मुझे एक कॉटिलिडन मिलेगा। कितने कॉटिलिडन बेटा? 1 कॉटिलिडन। तो उनको मैं क्या बोल दूंगी? 1 कॉटिलिडन वाले प्लांट्स को उनको मैं बोलूंगी मोनोकॉट। तो एंजियोस्पर्म की एक कैटेगरी क्या हो गई? मोनोकॉट। और कुछ के अंदर कितने कॉटिलिडन मिलेंगे? 2 कॉटिलिडन। अब आपको इतना पता है कि ये कॉटिलिडन किसके अंदर है? सीड के अंदर। और 2 कॉटिलिडन वाले प्लांट को क्या बोल दूंगी? डाइकॉट बोल दूंगी। डबल हो गया भाई। ये लो, 1 कॉटिलिडन बोले तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलिडन बोले तो डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ के खत्म करते हैं। 2 क्लासेस है, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स। क्यों? क्योंकि कॉटिलिडन किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? सीड के अंदर प्रेजेंट है। 2 कॉटिलिडन्स हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन है, उन्होंने ये बता दिया। और हमें कुछ भी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। मोनोकॉट देखो बेटा, मोनोकॉट के पास कितना है? सिंगल कॉटिलिडन।
बेटा अब एक चीज समझो इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, कि जब मैंने मोनोकॉट की बात की तो मैंने ऑब्वियसली मोनोकॉट सीड की बात की, है ना। मोनोकॉट क्या, एक कॉटिलिडन किसके अंदर, सीड के अंदर। जब मैंने डाइकॉट की बात की तो मैंने डाइकॉट किस चीज की बात की बेटा, डाइकॉट सीड की बात की, क्योंकि दो कॉटिलिडन्स किसके अंदर, सीड के अंदर। इतना समझे। अब मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में इतना तो क्लियर है भाई मेरे को कि मोनोकॉट में क्या मिलेगा, सिंगल कॉटिलिडन, और डाइकॉट में क्या मिलेंगे मुझे, कितने कॉटिलिडन मिलेंगे बेटा, दो कॉटिलिडन। मुझे पता है कॉटिलिडन खाने से भरा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि मेरे आगे आने वाले नए प्लांट को, बेबी प्लांट को हेल्प करेगा, क्योंकि वो अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता बेटा नया प्लांट, इसलिए। अब इसके बाद देखो बेटा, जो भी मोनोकॉट सीड रहता है उसकी लीफ के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। पैरेलल वेनेशन समझते हो कि सारी के सारी वेन्स एक बराबर है, कोई भी मेजर माइनर नहीं है, एंड दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर भी। तो क्या शो करते हैं ये पैरेलल वेनेशन। वहीं डाइकॉट सीड से जो प्लांट बनेगा उसकी लीफ में आपको नजर आएगा रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या नजर आएगा बेटा, रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट मतलब बेटा एक जाल सा बन जाना। रेटिक्यूलेट का मतलब क्या है बेटा, एक जाल सा बन जाना मेरी वेन्स और वेनलेट्स का, जिसमें एक मेजर प्राइमरी वेन रहती है, मिडरिब बोलते हैं जिसे, और उसके आसपास वेन्स और वेनलेट्स रन करती हैं। ठीक है, बस हमको इतना ही जानना है, इसके अलावा बस एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेटा जब मैंने मोनोकॉट की बात की तो मोनोकॉट के अंदर आ जाते हैं मेरे सीरियल्स। सीरियल्स बोले तो व्हीट और राइस, ये तो अब आपको पता ही है। सीरियल्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक तरीके से व्हीट आ जाएगा, एक एग्जाम्पल आ जाएगा राइस, और दो कॉटिलिडन के स्ट्रक्चर में बेटा मेरा बीन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये तीन डिफरेंसेस आर सफिशिएंट फॉर यू। ये ध्यान रखना, मोनोकॉट का जनरली वेनेशन क्या रहेगा, पैरेलल। डाइकॉट का जनरली क्या रहेगा, रेटिक्यूलेट। अब मैंने जनरली वर्ड क्यों ऐड किया, क्योंकि एक आधा एक्सेप्शन है जिसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज मॉर्फोलॉजी, विच इज व्हाट एवरीवन, मॉर्फोलॉजी। और इसके साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के साथ हम इस चैप्टर को कर देंगे एकदम खत्म। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चा पार्टी अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ अपने एंजियोस्पर्म की, तो ये समझो कि हम अपने चैप्टर को मोस्टली खत्म कर चुके हैं, और जो मैं अभी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाली हूँ वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 12th में आएगा। सो आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने एंजियोस्पर्म के बारे में इतना ही दिया है जितना हमने कवर कर लिया, कि मेरे एंजियोस्पर्म्स दो टाइप के रहेंगे, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, और उनके अंदर हमने डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लिया है। तो आप ये देखो कि अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बस एक इवेंट का नाम याद रखना बेटा, उस इवेंट का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने एकदम इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन 12th का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक चैप्टर है जिसके अंदर हम इसको एकदम प्रिसाइजली देखेंगे। तो आप ये समझना कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटा, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। क्या बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस है जो कि किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। मैं लिख देती हूं, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज इट एवरीवन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले तो एक ऐसा फीचर जो कि किसी और भी प्लांट कैटेगरी जैसे कि एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो किसी में नहीं है, वो किसके अंदर है बेटा, इसके अंदर है। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर मेरे दो फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप का नाम होता है सिनगेमी, पहले स्टेप का क्या नाम होता है बेटा, सिनगेमी, और दूसरे स्टेप का नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। मैंने बोला डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, कोई चीज है जो दो बार हुई, तो मैंने बोला कि दो स्टेप्स में मेरी फर्टिलाइजेशन डिवाइडेड है। पहले स्टेप को बोला सिनगेमी, और एक और स्टेप है उसका क्या नाम है, ट्रिपल फ्यूजन। बेटा ये मेरा सिनगेमी का स्टेप है जिससे कि आपको
हमारा जाइगोट मिलेगा। यही जाइगोट आगे जाकर क्या बनाता है बेटा, मेरा एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट बनाएगा। अब ये बेबी प्लांट बनाने के लिए मुझे कोई न्यूट्रिशन तो चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा बेटा, एक स्पेशल टिश्यू से मिलेगा जिसका नाम रहता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो होती है इस प्रोसेस से जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। अब आप समझो कि एंजियोस्पर्म में मैंने रिप्रोडक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया, एक फर्टिलाइजेशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसको मैंने 2 स्टेप्स में तोड़ दिया, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी से मेरे को जाइगोट मिला, जाइगोट से एम्ब्रियो मिला, और वही ट्रिपल फ्यूजन से मेरे को एंडोस्पर्म मिला। बेटा एंडोस्पर्म मेरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। अब आप इतना समझ रहे हो बेटा, ये जो मेरे एंजियोस्पर्म्स हैं ये सबसे बढ़िया क्लास क्यों है, क्योंकि यहां पर बेबी प्लांट के बनने से पहले ही एंडोस्पर्म की सिंथेसिस हो जाती है। ये एक अडेप्टेशन है बेटा। अब आप बोलो, देखो हमने एल्गी किया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो लास्ट में क्यों आ रहे हैं? वाई आर दे द मोस्ट हायर प्लांट्स? ऐसा क्यों कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमारी अर्थ पे एंजियोस्पर्म्स की है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अडेप्ट कर पा रहे हैं बेटा। अडेप्ट कर पा रहे हैं मतलब उनका रिप्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट है, जितने भी सीड्स बन रहे हैं वो नया प्लांट बना पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ने इंश्योर किया कि बेबी प्लांट एम्ब्रियो के बनने से पहले ही ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होकर क्या बन जाए, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो से पहले ही बन के तैयार रहता है ताकि प्लांट को खाना मिल सके। और इसीलिए हमारी ये कैटेगरी हमारी सबसे लास्ट, सबसे एडवांस्ड कैटेगरी है बेटा पूरे के पूरे प्लांट किंगडम की। इसके साथ हमने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ऑलरेडी बात कर ली बेटा, कि अगर मैं इनकी बात करती हूँ एंजियोस्पर्म्स की, तो मैं फूड में यूज कर सकती हूँ इन्हें, फॉडर क्रॉप्स में यूज हो सकते हैं बेटा, कोई फ्यूल वगैरह बनाने के लिए यूज हो सकता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, हम इसको ईटिंग पर्पस से मतलब सीरियल्स की तरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर तो यूज करते ही हैं। तो बेटा ये क्या थे मेरे एंजियोस्पर्म्स के कुछ कुछ यूजेस, जिसके साथ मैंने कर लिया है अपने एंजियोस्पर्म्स को एकदम खत्म। और अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपके लिए बनाया डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी आता है। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है। और इस स्पेसिफिक नोट पर मैं खत्म करती हूँ अपने प्लांट किंगडम पर, और हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगली बार विद मोर एनर्जी, विद सम न्यू एनर्जी, बिकॉज मॉर्फोलॉजी इज अ वेरी इजी चैप्टर। मतलब हम जैसे जैसे चीजें खत्म करते जाएंगे आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट आई वुड नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन, ऑल ऑफ योर एंथुजियाज्म व्हेन वी आर डूइंग मॉर्फोलॉजी। आई विल बी कीपिंग यू पोस्टेड विद अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि मॉर्फोलॉजी समझने के लिए हमें प्लांट के स्ट्रक्चर को समझना है। और प्लांट के स्ट्रक्चर को हम कब समझेंगे? जब हम एक्चुअल प्लांट को देखेंगे कि हाँ जी देखो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो प्लीज लेट मी नो इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू अंडरस्टूड ऑल। कीप सेफ बिकॉज दीज आर विंटर्स एंड बीमार नहीं पड़ना है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। इसी के साथ बच्चा पार्टी प्लीज सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करना। आई होप यू आर मेकिंग ऑल द नोट्स। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जो मेरे एल्गे हैं वो हमने एम्ब्रियोफाइटा में क्यों नहीं काउंट किया है उन्हें। आई वांट द आंसर टू दैट, एंड विद दैट आई एम एंडिंग द सेशन एवरीवन। I will see you very soon with the new chapter. Take care everyone by then. Thank you.